हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, एसवाई बैफ, एसवाई बीबीआई और एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करने जा रहे सब्जेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। ये सब्जेक्ट टीवाई बीकॉम को भी है, एसवाई बैफ को भी है। तो जो टीवाई में जाएंगे तब ऑलरेडी एसवाई में पढ़ के आ चुके हैं लोग। एमकॉम को भी है, एमकॉम को सेमेस्टर 3 में है। एसवाई बीबीआई और टीवाई बीएमएस सबको ये सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन। क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको दो टाइप के टैक्स भरने पड़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो गवर्नमेंट डायरेक्टली हक से मांग रहा है आपसे, ए भाई टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे। किस पे? आपकी इनकम के ऊपर। जो भी आप इनकम कमाओगे, इनकम कमाओगे, क्लियर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इनकम, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स कलेक्ट करता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट तरीके से आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अभी इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है? आप खाने के लिए बैठे हो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का बिल आया, उसके ऊपर टैक्स आया। इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया। समझ में आएगा? भाई मैं कहीं घूमने चला गया, भाई एंट्री टिकट के ऊपर टैक्स है। पिक्चर देखने गया, पिक्चर के ऊपर टैक्स है। तो जो हर एक चीज के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, उसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हो। और डायरेक्ट तरीका क्या है? भाई तेरा 2 लाख रुपए इनकम है, चल 2 लाख के ऊपर टैक्स भर दे। अभी तो स्लैब चेंज हो गया है, वो बात अलग है, अपन वो डिस्कस नहीं करें। बट डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है उसे आप डायरेक्ट टैक्स कहते हो। समझ में आया? क्लियर? तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया। मनीषा, डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर चार्ज करता है उसे आप डायरेक्ट टैक्स कहते हो। इनकम के ऊपर टैक्स करता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो आप कुछ भी खर्चा करते हो या कुछ कर रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स ले रहा है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसके बाद के सेमेस्टर में आने वाला है। अभी आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, इसके बाद के सेमेस्टर में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे। क्लियर? पक्का? अब टैक्स लेने से पहले हर एक इंडिविजुअल का एक स्टेटस होता है कि वो सिंगल है, कि वो मिंगल है, वो रिलेशन में है नहीं मानसी? तो अपना स्टेटस क्या है अपने को मालूम करना बहुत जरूरी है। तो जब अपने को अपना स्टेटस मालूम रहेगा तो उस हिसाब से अपना बिहेवियर रहेगा, है क्या नहीं? अगर मैं सिंगल है मस्त घूमेगा कभी भी किधर भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन अगर मैं मिंगल है पूछ के घूमना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। करण बराबर है क्या? अरे सिंगल हो गया, जय एब्सेंट दिख रहा है आज। अच्छा ठीक है, आज वो मिंगल है, आज मिंगल है, वो कुछ नहीं बोल, उसको टैक्स नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लियर? तो गवर्नमेंट आपसे आपका ये वाला स्टेटस नहीं पूछता है कि आज उदास क्यों है, आज ऐसा स्टोरी क्यों है। गवर्नमेंट आपसे खाली पूछता है कि हम आपका स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस जानना चाहते, और वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन से हो, ये डिसाइड करेगा आपका स्टेटस। आप इंडिया में कितने दिन से हो। सर मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में ही रहा है, तो मेरा स्टेटस क्या है? बोला तू इंडिया का रेसिडेंट है। क्यों? हम इंडिया के बाहर कभी गए नहीं। बराबर है? अभी कभी गए नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप टैक्स कर रहे हो तो गवर्नमेंट हर साल आपका स्टेटस चेक करता है। हर साल, एवरी ईयर गवर्नमेंट आपका स्टेटस देखेगा, और एवरी ईयर स्टेटस देखने के बाद आपको एक टैग दिया जाएगा कि भाई ये इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं पर्सन के बारे में। पर्सन, अ पर्सन, बस अ पर्सन मैंने भी कुछ नहीं बोला। अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पर्सन कैन बी अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट बनना है तो आपके लिए आपका प्रीवियस ईयर, आप एग्जाम जो दे रहे हो
SY TY जो भी एग्जाम देने वाले, जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई करो इस साल, तो आपका ईयर क्या चल रहा है 2024-25। इस साल में आपका या तो TY कंप्लीट होगा, या तो आप SY में हो तो SY कंप्लीट होगा, है या नहीं, MCOM में है तो MCOM कंप्लीट होगा, जो भी TY BMS कर रहे हो तो TY BMS होगा। आपका एकेडमिक ईयर यही है ना, ये आपका एकेडमिक ईयर है, और टैक्सेशन लैंग्वेज में इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, AY। AY मतलब असेसमेंट ईयर, असेसमेंट मतलब जो चेकिंग होता है वो। तो आपका पेपर इस साल चेक होने वाला है, तो आपके लिए दिस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट ईयर क्या है 2024-25, बराबर है। अब आपका पेपर चेक करने के लिए गवर्नमेंट आपका स्टेटस पूछेगा प्रीवियस ईयर का, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का स्टेटस रहेगा, क्योंकि टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, इस साल की इनकम के ऊपर नहीं। इस साल का जो भी इनकम होगा वो नेक्स्ट ईयर हम टैक्स भरेंगे। टैक्सेशन ऐसे होता है, जो पिछले साल इनकम कमाओगे हम उसके ऊपर इस साल टैक्स लेंगे, और टैक्स लेने के लिए सबसे पहला आपका स्टेटस मालूम होना चाहिए, और स्टेटस के हिसाब से टैक्स डिसाइड किया जाता है। समझ में आएगा विदा? तो प्रीवियस ईयर, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है 2023-24। एक साल नीचे आ गए, तो गवर्नमेंट कहता है अगर आप इस साल इंडिया में 182 डेज रहोगे, अगर आप इंडिया में कम से कम 182 डेज रहोगे, तो हम आपको स्टेटस देंगे कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, बराबर। तो अपने को कितना दिन इंडिया में रुकना है? 182। आप लोग कितना दिन थे पिछले साल? 365 दिन सर, किधर जाने को देते ही नहीं। इस साल जाएंगे अपन, बट पिछले साल गए थे किधर? पूरा 365 दिन हम इंडिया में ही थे। सर ये 23-24 का कंसेप्ट क्या है? 23-24 का कंसेप्ट है अप्रैल से मार्च, कैलेंडर ईयर नहीं है, इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या टैक्सेशन ईयर भी कहते हैं। जो टैक्सेशन ईयर होता है अप्रैल में चालू होगा और मार्च में खत्म। अप्रैल 2023 में चालू होगा और मार्च 2024 में खत्म होगा। अरे बात समझा? क्लियर है? तो यहां पे जो आपका असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर जब भी बात करूंगा तो अप्रैल से मार्च होता है। गवर्नमेंट कह रहा है प्रीवियस ईयर अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक आप किधर थे? अगर आप इंडिया में थे तो कितने दिन थे? कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना है आपको। अगर आप रहते हो तो हम आपको कहेंगे आप इंडिया के रेसिडेंट हो। यार मैं इतना दिन तो नहीं रहा, गवर्नमेंट को दूसरा कुछ कंडीशन, ओके। अगर आप 182 डेज नहीं रह सकते हो, और तुम्हारे लिए दूसरा कंडीशन भी है। क्या है दूसरा कंडीशन? कि कम से कम 60 डेज तो इंडिया में रुको प्रीवियस ईयर में। मतलब ये 2023-24 में 182 डेज नहीं रुक सकते, तो 60 डेज तो कम से कम इंडिया में रुको। कितना दिन? 60 डेज। लेकिन 60 डेज के साथ और एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, एंड 365 डेज इन 4 PPY, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हुआ प्रीवियस ईयर, इसके बाद जो ईयर आता है उसको PPY कहते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 2023, तो 4 साल पीछे जाना है, तो 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20। तो 20 से लेके 22 तक, 2019 से लेके 2023 भी बोल सकते हो आप, 2019 से 2023, आपको 2019 से लेके 2023 तक 4 साल होता है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। आपको ये 4 साल में कितने दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में कितने दिन? 182 अगर नहीं रुक सकते तो 60 डेज तो रुको। प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के अलावा 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में 365 दिन रुकना होगा। अगर आपका नंबर ऑफ डेज इतना आता है तो आप इंडिया के क्या बन जाते हो? रेसिडेंट। अगर आप ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपको स्टेटस दे दिया जाएगा आप NRI हो,
नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। समझ में? अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या बन जाते हो? NRI। समझ में आ गया? अरे समझा? तो कंडीशन टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। याद रहेगा? पक्का? हाँ। अब क्योंकि आप रेसिडेंट हो तो गवर्नमेंट कहता है रेसिडेंट के 2 टाइप होते हैं। NRI हो गए तो भाई काम खत्म। बाजू में अगर आप NRI हो तो काम खत्म हो गया, लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो तो इसके आगे क्वेश्चन बढ़ता है। गवर्नमेंट कहता है कौन से टाइप के रेसिडेंट हो, कौन से टाइप के। तो 2 टाइप के रेसिडेंट, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए रूल कहता है 2 of 10 रेसिडेंट इन PPY। 2 of 10 का मतलब क्या है? 2 बार रेसिडेंट बनना पड़ेगा 10 PPY में। व्हाट इज PPY? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24। ये याद रखो। इसको छोड़ के 10 साल मतलब 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 10 साल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल हो गए। आगे जो भी ईयर रहेगा इसका मैं वो नहीं लिख रहा हूं। ये 10 साल में आपको कम से कम 2 बार इंडिया का क्या बनना पड़ेगा? और इंडिया का रेसिडेंट बनने का रूल क्या है? मतलब इस साल 2022-23 में आपको कितने दिन रुकने पड़ेंगे? अगर 182 नहीं रुक रहे तो कितना रुकना पड़ेगा? और 60 रुक रहे तो इसके 4 साल में कितना होना चाहिए? अगर ऐसा सेटिस्फाई करोगे तो इस साल आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। तो ऐसा आपको 10 साल के अंदर कम से कम कितनी बार रेसिडेंट बनना है? या तो 182 डेज का कंडीशन या तो 60, 365 का कंडीशन। समझ में आया? अगर ऐसा होता है, आप सेटिस्फाई करते हो 2 of 10 times रेसिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कितने? 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 2 of 10 का मतलब है 2 बार इंडिया का रेसिडेंट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। एंड मतलब इसके साथ और एक कंडीशन है। एंड और एक कंडीशन ये है 730 डेज इन 7 PPY। आपको 2 बार तो रेसिडेंट होना ही है 10 PPY के अंदर, साथ ही साथ 730 डेज इंडिया में रुकना पड़ेगा इन 7 PPY। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आपको स्टेटस रेसिडेंट का नहीं मिलता है, आपको स्टेटस मिलता है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो हो बट ऑर्डिनरी। और अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको स्टेटस मिल जाता है कि आप रेसिडेंट तो थे बट नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया? ये अपने ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप क्या बन जाओगे? नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आ गया? क्लियर? तो आपका स्टेटस ऐसा डिसाइड किया जाता है। 5 मार्क का सम आता है। बेसिक सा एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि इंडिविजुअल है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, इतने दिन इधर था इतने दिन, अपने को कैलकुलेट करके डिसाइड करना है कि वो जो पर्सन है वो रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो क्वेश्चन आगे बढ़ता है, अगर वो NRI है तो सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अगर वो NRI है तो आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहला पर्सन का रेसिडेंट स्टेटस चेक किया जाएगा। इफ ही इज रेसिडेंट देन क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेसिडेंट था बट वो नॉन ऑर्डिनरी। इन शॉर्ट एक इंडिविजुअल का सिर्फ 3 ही स्टेटस है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, NRI। तो गवर्नमेंट की तरफ से 3 स्टेटस दिया गया है एक इंडिविजुअल को। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो वो NRI हो सकता है। तो जब आपको NRI बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप आपके प्रीवियस ईयर में इंडिया में नहीं थे, आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए आपका स्टेटस NRI का है।
व्हाट इज एनआरआई समझ में आ गया, व्हाट इज रेसिडेंट समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गया, पक्का। चलिए तो बढ़ेंगे आगे स्पेशल लोग के पास। इंडिया में स्पेशल लोग भी है, और स्पेशल गवर्नमेंट की नजर में सिर्फ वही लोग हैं जो मेहनती है। मेहनती मतलब काम करने वाले लोग, बराबर है, और घूमने वाले लोग। दो टाइप, काम करने वाले लोग और घूमने वाले। सर घूमने वाले मेहनती पता चलेगा, एक ऐसा बंदा जो इंडिया में ही पैदा हुआ है, इंडिया में ही रहता है, लेकिन काम के सिलसिले में प्रीवियस ईयर में बाहर गया है। पहला, एक ऐसा बंदा, ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, अरे विजिट किधर, यहां पे, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन मेंबर of a crew of Indian ship who leaves India in the previous year for, कोई भी इंडियन ओरिजिन का बंदा या इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, तो ऐसे लोग के लिए गवर्नमेंट कहता है हम ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। आपके लिए गवर्नमेंट ने रेसिडेंट होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है, 182 डेज। ये स्पेशल लोग है, और स्पेशल लोग के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या है, 182 डेज। वो है ये एक स्पेशल पर्सन ये। और दूसरा, ये तो काम के लिए गया, घूमने वाला, बाहर सेटल्ड है, बेटा बाजू में, बाहर सेटल्ड है लेकिन बंदा इंडिया का है, बाहर सेटल्ड है लेकिन बंदा इंडियन ओरिजिन है, सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया। होता है ना भाई, अपन बाहर ही जाके सेटल हो गए, पेरेंट्स इंडिया में रह रहे, बच्चा इंडिया के बाहर रहता है, और फिर वो इंडिया में आता है घूमने के लिए, वो भी इंडिया के लिए स्पेशल है। तो केम ऑन अ विजिट टू इंडिया, अगर ऐसा कोई है तो गवर्नमेंट ऐसे सिटीजन के लिए भी सिर्फ कितना कंडीशन देता है, बाकी आम आदमी के लिए दो कंडीशन रेसिडेंट होने का, ये या तो ये, लेकिन स्पेशल में दो स्पेशल कैटेगरी है, एक विजिट के लिए आया है जो कि बाहर से, और वो होना चाहिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लोबो डोबो कोबो, वो बाहर वाले लोग, बाहर वाले, वो इंडिया वाले है क्या, नहीं, वो इंडिया में आ रहे तो स्पेशल नहीं है भाई, लेकिन लालू बालू कालू ये सब इंडिया वाले, ये लोग इंडिया में आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वो स्पेशल है, और गवर्नमेंट ने उसको बोलेगा 182 डेज चेक करो। लोबो बोबो आया दोनों कंडीशन, कालू भालू आया एक ही कंडीशन। समझ में आ गया क्या, क्लियर, क्योंकि वो स्पेशल है। वैसे ही सेम, काम के लिए जा रहा है, घूमने के लिए नहीं, काम के लिए जा रहा है, स्पेशल है 182 डेज। अगर ये समझ जाता है टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझा है, पक्का। सम नहीं करेंगे आज, आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, पक्का। तो आपका स्टेटस क्या है, आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, क्योंकि आप कहीं गए नहीं हो, आप 2 बार इंडिया के रेसिडेंट, आप प्रीवियस ईयर भी देख लो, इसका प्रीवियस ईयर भी देख लो, उसका प्रीवियस ईयर भी देख लो, 10 साल देख लो, 20 साल देख लो, 15 साल देख लो, आप इंडिया में ही थे। जब आप इंडिया में थे तो 182 डेज से ज्यादा ही इंडिया में थे, पूरा साल मतलब 365 दिन इंडिया में थे, तो आप पूरे 10 साल में रेसिडेंट हो। 2 बार रेसिडेंट होना वो भी है, 730 दिन भी कंप्लीट हो जाएगा, आप 182 डेज भी कंप्लीट होगा, तो आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो पढ़ोगे वही प्रैक्टिकल दिखेगा भी। ये सब्जेक्ट फुल प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। और जब भी आप टैक्सेशन देखोगे ना, जब आप टैक्स फाइल करते हो तो सबसे पहला नाम देखा जाता है, उसके बाजू में लिखा जाता है ये इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। देखना कभी आप टैक्सेशन फाइल करोगे, कभी के सीए के पास जॉब कर रहे हो या किधर भी, तो आपको दिखेगा ये सेम टू सेम कंडीशन, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा ये प्रैक्टिकल लाइफ में ही आने वाला है, सेम टू सेम, कोई रूल रेगुलेशन नया नहीं आने वाला है, पूरा प्रैक्टिकल एकदम। क्लियर यहां तक? तो आज के क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा पर्सन रेसिडेंट इंडिया का होगा अगर 182 डेज या 63-65 डेज, ऑर्डिनरी होगा 2 बार 10 साल के अंदर या तो 730 दिन। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर काम के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में आ रहे हो या जा रहे हो तो स्पेशल कैटेगरी के लिए सिर्फ 182 डेज का कंडीशन है।
ठीक है, पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।